हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज आपके लिए एक और मॉक टेस्ट हम लेके हाजिर है, जिसमें कि आपका रहेगा HPGK रहेगा, हिंदी ग्रामर रहेगा और आपका जो मैथ का सेक्शन जो आज इसमें रहने वाला है। ठीक है, तो जैसा कि आपकी डिमांड थी कि मैथ का सेक्शन भी साथ में लाइए, तो मैथ का सेक्शन भी आज से आपका जो अब साथ में रहेगा। जैसे हमें टाइम लगेगा उसी हिसाब से आपका मैथ का सेक्शन रोज़ इंक्लूड कर दिया जाएगा। तो आज हम देखेंगे HPGK हिंदी ग्रामर और मैथ सेक्शन। तो जैसा कि आपको पता है कि हर रोज़ वीडियो जो शाम को 7:30 बजे अपलोड होती है, तो अपने टाइम से वीडियो को वॉच आउट कर लेना है। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और पीछे भी हमने 50 मॉक टेस्ट अपलोड कर रखे हैं, जो कि एच पी पटवारी और पुलिस एग्ज़ाम 2025 के नाम से प्लेलिस्ट बना दी गई है। प्लेलिस्ट में जाके आप 50 मॉक टेस्ट को उनको भी अटेंड कर सकते हैं, जिसमें कि आपका हिंदी ग्रामर, HPGK, इंग्लिश, मैथ सारा कुछ कवर कर दिया गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि कांगड़ा जिले में बीड़ बिलिंग किसके लिए प्रसिद्ध है। तो कांगड़ा जिले में जो बीड़ बिलिंग है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। आइस स्केटिंग के लिए, वाटर स्पोर्ट्स के लिए, पैराग्लाइडिंग के लिए, स्काई डाइविंग के लिए। तो कांगड़ा जिले में जो बीड़ बिलिंग है वो आपकी फेमस है पैराग्लाइडिंग के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओलंपिक हॉकी टीम में ओलंपिक हॉकी टीम का नेतृत्व करने वाला पहला हिमाचली कौन था। तो अजीत सिंह थे, विश्वजीत सिंह थे, चरणजीत सिंह थे या मेजर ध्यानचंद थे। तो ये थे चरणजीत सिंह। ठीक है, चरणजीत सिंह जो है इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में कहाँ वनस्पति घी संयंत्र लगाया गया है। तो ये ऊना में, मंडी में, सोलन में या नालागढ़ में। तो मंडी में जो वनस्पति घी संयंत्र जो हिमाचल प्रदेश में जो लगाया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भुंतर हवाई अड्डा किस जिले में स्थित है। तो ये कांगड़ा, शिमला, कुल्लू, बिलासपुर। तो ये आपका कुल्लू में स्थित है भुंतर हवाई अड्डा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बाठना किस जिले का लोक नाटक है। तो ये कांगड़ा का है, शिमला का है, कुल्लू का है या मंडी का है। तो बाठना। ये आपका ये जो क्वेश्चन है बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो बाठना जो आपका कहाँ का एक लोक नाटक है, तो ये है आपका मंडी डिस्ट्रिक्ट का जो आपका बाठना लोक नाटक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका हिंदी ग्रामर का। तो मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो मात्रा आप मात्रा भी बोल सकते हैं, कभी कभी मात्रा आ सकता है और कभी कभी आपका उच्चारण आता है। ठीक है, मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद, तो ये 3 होते हैं। मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से। ह्रस्व स्वर, ठीक है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, ये आपका मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद हैं। और ऐसा पूछा जाए कि जीभ के आधार पर स्वर के भेद है। तो जीभ के आधार पर भी आपके स्वर के 3 भेद हैं। कौन कौन से। एक अग्र स्वर, ठीक है, मध्य स्वर और आपका एक पश्च स्वर। तो 1 2 3 मात्रा के आधार पर हो या जीभ के आधार पर स्वर के कितने भेद होंगे। 3, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो छ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। 7वां क्वेश्चन आपका कि छ ध्वनि का उच्चारण स्थान। तो कंठ्य हो जाएगा, तालव्य हो जाएगा, ओष्ठ्य हो जाएगा या मूर्धन्य हो जाएगा। तो आपको पता है कि च वर्ग में कौन कौन से होते हैं आपके। च हो गया, छ हो गया, ज हो गया, झ हो गया, अण्य, ये सारे आपके किस में आते हैं, तालव्य में। और वर्ग कौन सा इसका जो उच्चारण स्थान है इसका वो तालव्य है और वर्ग च वर्ग है। बाकी ये हो गया, छोटी ई, बड़ी ई, शलगम वाला श हो गया, ये भी आपके किस में आते हैं, तालव्य में ही आएंगे। कंठ्य में क ख ग घ ग, तालव्य में आपका च छ ज झ ण, ओष्ठ्य में प फ ब भ म, मूर्धन्य में ट ठ ड ढ अण्य। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका आ जाएगा छ ध्वनि का उच्चारण स्थान तालव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि ट वर्ण का उच्चारण स्थान। तो ट वर्ण, अब आपको पता है कि ट वर्ग में तो ट हो गया, ठ हो गया, ड हो गया, ढ हो गया, अण्य, इनका उच्चारण स्थान क्या है सबका, इनका सबका उच्चारण स्थान मूर्धन्य है। और साथ में षटकोण वाला श हो गया और री हो गया, इसका भी उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा,
मूर्धन्य जो वो हो जाएगा। तो ट वर्ण का उच्चारण स्थान क्या आपका मूर्धन्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिन रात में कौन सा समास है। तो द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होंगे द्वंद्व समास में। तत्पुरुष में क्या होता है, इसमें होता है उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। कर्मधारय में जो आपका पहला पद होगा वो विशेषता बताएगा, वो विशेषण होगा। और द्विगु समास में क्या होता है, पहला पद जो आपका ये संख्यावाचक होता है। तो पूछा गया दिन रात में कौन सा समास है जिसमें दोनों पद प्रधान और एक दूसरे के अपोजिट और योजिक चिन्ह हो। तो योजिक चिन्ह भी लगा इसमें, एक दूसरे के अपोजिट भी है, तो इस समास हो जाएगा आपका द्वंद्व समास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। तो उत्साह। उत्साह किसका होता है, वीर रस। तो वीर रस का जो स्थायी भाव है वो है उत्साह। शोक, ये है आपका करुण रस। तो करुण रस का स्थायी भाव जो वो है शोक। हास्य रस, हास्य रस का स्थायी भाव जो आपका हास है। रति, रति जो आपका श्रृंगार रस, ठीक है, श्रृंगार रस, श्रृंगार रस का स्थायी भाव जो आपका ये रति जो ये हो जाएगा। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, रति। तो ये था आपके हिंदी ग्रामर। अब देखते हैं हम मैथ का सेक्शन, ठीक है। तो मैथ का सब सेक्शन है पहले आपका प्रॉफिट एंड लॉस का। लेकिन ये प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर बताने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आपको सीपी और एसपी का पता होना चाहिए। सीपी क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, और एसपी सेलिंग प्राइस, मतलब ये क्रय मूल्य और ये आपका विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कौन सा होता है, जैसे कोई चीज़ हमने 25 रुपये में खरीदी है और इसको बेचा कितना है, तो 26 रुपये में बेच दी। तो 25 रुपये में खरीदी ये क्रय मूल्य, 26 रुपये में बेच दी ये विक्रय मूल्य। तो प्रॉफिट कितना हो गया, ये बीच का जो बच गया हमारा ये प्रॉफिट हो गया, 1 रुपये का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब एक बात और ध्यान रखेंगे कि 1 रुपये का प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट और लॉस, ये प्रॉफिट भी हो सकता है लॉस भी हो सकता है। अगर 24 में बेच दें हम तो 1 रुपये का लॉस हो जाएगा। तो प्रॉफिट और लॉस जो हमेशा क्रय मूल्य पे निकलेगा। अब इसका प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हो हमने तो 1/25 करेंगे हम, 1/25 गुणा 100, ठीक है। तो 25 चौके 100, 4% इसका प्रॉफिट। लॉस तो अगर 25 चौके 100 एक ही है, ठीक है, तो 4% की हानि, एक सिंपल सिस्टम। तो आप प्रॉफिट और लॉस हमेशा याद रखेंगे, वो निकालेंगे क्रय मूल्य पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन आज का। अभी मैंने आपको सीपी भी बता दिया, एसपी भी बता दिया, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन। अब बोलते हैं कि कोई वस्तु 500 रुपये में, कोई वस्तु 500 रुपये में बेचने पर हमें क्या आ गया, बेची है हमने तो विक्रय मूल्य आ गया 500 रुपये में बेचने पर। क्या होता है, 50 रुपये का लाभ होता है, ठीक है, 50 रुपये का लाभ होता है 500 रुपये में बेचने पर। तो ये हमारा आ गया प्रॉफिट यहाँ पे बीच में, ठीक है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना हुआ हमारे पास, 50 रुपये का, ठीक है। ऐसा करता हूँ, प्रॉफिट लास्ट में लिखता हूँ। ये आ गया आपका सीपी, ये आ गया आपका सीपी क्रय मूल्य, एसपी आ गया विक्रय मूल्य, और प्रॉफिट यहाँ पे आ गया। क्वेश्चन जैसे बोलता है वैसे आपने करते जाना है, ठीक है। तो एसपी कितना, 500 रुपये में बेचा है, ये आपका सेलिंग प्राइस है। प्रॉफिट कितना हुआ, 50 रुपये का, पैसे में दे रखा है परसेंटेज में नहीं दे रखा है। तो 50 रुपये का प्रॉफिट हुआ, 500 रुपये में बेचा, 500 रुपये में बेचने पर 50 रुपये का प्रॉफिट हुआ ना। तो इसका सेलिंग कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 450। कैसे होगा 450, ये प्रॉफिट माइनस कर देंगे आप, तो ये कितना कितना, ये 500 में प्रॉफिट माइनस करो तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा आपका 450, ठीक है। हमें सेलिंग प्राइस चाहिए होता है, सेलिंग प्राइस पे आपका प्रॉफिट और लॉस निकलता है। तो बोल रहा है कि लाभ प्रतिशत है, ये प्रॉफिट है ना, ये प्रतिशत में हमें जो है वो फाइंड आउट करना है। अब मैंने 50, ये 450 कैसे आया, क्योंकि ये 500 रुपये जो है ना, इसमें जो सेलिंग प्राइस में ये प्रॉफिट इंक्लूड है, सेलिंग प्राइस में हमारा ये प्रॉफिट जो है इंक्लूड है। क्रय मूल्य कितना, 450। अगर इसमें हम 450 में 50 रुपये ऐड करेंगे, ठीक है, तो ये हमारा प्रॉफिट है, इसको ऐड करा तो ये कितना बन गया, 500 बन गया। और 500 क्या बन गया हमारा सेलिंग प्राइस, ये चीज़ बन गई ना, सेलिंग प्राइस बन गया। तो ये यहाँ पे दे रखा अलग से, ठीक है। तो अब बोला कि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, प्रॉफिट परसेंटेज हमने आउट करना है, निकालना है।
अच्छा, तो अब प्रॉफिट कितना हुआ हमारे पास है 50 रुपये। कितने में से हुआ, मैंने आपको एक बात बताई कि प्रॉफिट और लॉस हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है, 450 पे हुआ। तो परसेंटेज जो आप निकाल दो, ठीक है। तो ये 0 से 0 कट गया, ठीक है। अब इसको काट दो आप 5 से, ठीक है। ये आ गया 10, 5 एकम 5, 0 आ गया। और ये 9 पंजे 45, 9 आ गया, 9 आ गया मतलब, ठीक है। तो अब कितना हो गया ये 10 मल्टीप्लाई बाई 10 अपॉन 9, यानी कि 100/9। अब काट दो इसको, तो काट दो आप, काट के क्या आ जाएगा आपका 11 9 जा कितने होते हैं 99, 11 9 जा 99 होते हैं। तो ये आ गया आपका 11 सही 1/9, 1/9 इसका आंसर आ गया। और अगर आप ये उसमें दे रखा आपका, इसका पॉइंट में दे रखा है यहाँ पे, तो ये जो पॉइंट में कैसे आता है आपका, ये 1 टाइम गया, यहाँ रिमाइंडर 1 बच गया, 1 टाइम गया, फिर मैं पॉइंट लगा दो, फिर रिमाइंडर 1 बच गया, तो ये आगे 1 ही बचता जाएगा, ठीक है। तो ये थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको ऐसे दिया रहेगा ये 11 से ही 1 से 11 से ही 1/9 भी आपको दिया रहेगा, तो काट पीट के 11 से 1/9 भी आ जाएगा। और अगर आपको पॉइंट में दे रखा है तो ये ऐसे आंसर दिया रहेगा, और सहीयों में दे रखा है तो ऐसे दिया रहेगा आपको आंसर 11 से ही 1/9। तो ये आप देख लेंगे आंसर, जिस टाइप में दे रखा होगा आपको उस टाइप में टिक कर देना है। यहाँ पॉइंट में दे रखा है तो पॉइंट में, और सहीयों में दे रखा है तो 11 से ही 1/9, क्योंकि 11 9 99 होते हैं, तो एक रिमाइंडर बच गया, तो 11 से ही 1/9 जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। और पॉइंट में ये 11.111 चलता रहेगा इन्फिनिटी तक। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को 5500 रुपये में बेचने पर, फिर CP किसी वस्तु को 5500 रुपये में बेचने पर 500 रुपये की हानि हुई, 500 रुपये की हानि हुई, लॉस हुआ। पहले प्रॉफिट था, अब लॉस हुआ, 500 रुपये की हानि हुई। अच्छा, 5500 रुपये में बेचा हमने और 500 की हानि हुई, तो CP कितना आएगा। अब CP अगर 500 में हानि हुई तो ये कम प्राइस है ना, तो ये मतलब हमारा क्रय मूल्य ज़्यादा था पहले। तो आप ये 5500 में क्या करेंगे, अब 500 प्लस करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये लॉस है, हमें तो CP चाहिए। तो CP निकालने के लिए लॉस है, तो उसको जब हम प्लस करेंगे तो ये 6000 आपका क्या आ जाएगा, आ जाएगा आपका CP आ गया। अब बोला कि लॉस प्रतिशत ज्ञात कीजिए, हानि प्रतिशत जो हमने ज्ञात करना है। तो 500 रुपये की हानि हुई है आपकी, किस पे हुई है 6000 पे हुई है, ठीक है। और मल्टीप्लाई बाय 100, काट दो, 2 0 से 2 0, यहाँ से ये निकल गया। अब यहाँ पे किससे जाएगा, ये 2 से जाएगा, ये 3 बार गया, ठीक है। और ये गया, कितना आ गया आपका 25 बार, ठीक है। ये आ गया आपका 25/3, और ये होते हैं 8 बार गया 3 से, तो 8 3 24, 1 और ये 3, 8 3 24, और ये इक्वेशन होती है सेम, ये यही 25/3 की, 8 3 24 और 1 25 और 25/3। ये आंसर, दोनों आंसर इस टाइप से सकते हैं, या इस तरह से भी आंसर हो सकता है ये, और इस तरह से भी। तो यहाँ पे या फिर पॉइंटर में दे रखा, तो पॉइंटर में आप देखो 8.22 दे रखा, 8.33 दे रखा है, तो यहाँ पॉइंटर में भी कर लो इसको, ठीक है। तो 25/3, 8 आ गया, फिर आपका कितना रिमाइंडर बच गया, ये बच गया 10, तो 3 3 3 9 1, 3 3 9 1, फिर 1 1 इन्फिनिटी तक चलते जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। तो आंसर जो आपके 3 4 टाइप से दे रखे होंगे, तो जो आपको ऑप्शन में दे रखा आपने वो टिक करना, उस हिसाब से निकाल गया, ठीक है। तो 8 से 1/3 भी आ जाएगा, 8.1/3 भी आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि राम और श्याम की आय, यहाँ राम आ गई, यहाँ पर श्याम आ गया। अब बोलता है कि राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, तो श्याम की आय जो वो राम की आय से कितने प्रतिशत जो वो कम है। राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, तो परसेंटेज वैल्यू निकाल लेना। परसेंटेज वैल्यू निकालना आनी चाहिए आपको, 20/100 कर दो, तो 20 से कम 20, 20 5 100 परसेंटेज वैल्यू आ गई, ठीक है।
अब बोला राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। राम की आय श्याम की आय से अधिक है, ज़्यादा किसकी, बस ये ध्यान रखना है, ज़्यादा राम की आय। ये बोला ना राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, तो मतलब जो श्याम की 5 है तो राम की कितनी है, 6 है। ये इक्वेशन बनी, ठीक है, क्योंकि अधिक है ना, तो 5 है और 1 6, ये हो गया आपकी राम की। तो बोला कि श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। बोलता है कि ये श्याम की जो आय है ये राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो 1 कम है ना, राम की 6 है और श्याम की कम है 5 है, तो 1 कम है। तो 1 किसने कितने से कम है, 6 से कम है, राम से कम है ना। तो मल्टीप्लाई कर दो आप 100 से, काट दो आप, या ऐसे कर लो, 2 3 बार गया, ठीक है, ये 50 आ गया, फिर 50/3 कर लो आप, ठीक है। तो देख लो इसको क्या आ जाएगा, ये काट के ये आ जाएगा आपका 16 16 3 48 आ गए, फिर यहाँ 20 रिमाइंडर बच 2 रिमाइंडर बचा, 0 लगा दिया, फिर आपका ये आ गया, 0 लगा के हम यहाँ पे 20 बन गया, फिर 8, फिर 8 8 8 जो आगे ये चलता जाएगा। और सही में आंसर पूछिए आपका, तो 16 सही, 2 रिमाइंडर बचा 2/3, 16 सही 2/3। अगर सही में आंसर पूछा जाए तो ये होगा आपका सही में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम और श्याम की आय, फिर बोला गया आपको राम और श्याम, ये राम है और ये श्याम है। सिंपल सा क्वेश्चन है, राम और श्याम की आयु का अंतर जो डिफरेंस जो वो 5 वर्ष है, इनकी आयु का अनुपात कितना है, 5:4 है। डिफरेंस कितना दे रखा है हमें, 5 का दे रखा है, इनका अंतर 5 दे रखा है। यहाँ कितना अंतर है, 1, हमें कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। तो 1 पार्ट की वैल्यू हमारे पास, ये अंतर यहाँ लिख लेते हैं हम, अंतर। तो अब देखो राम की आयु 5 है, श्याम की 4 है, अंतर कितना, 1 का है। और यहाँ पे कितना है, 1 का दे रखा है और यहाँ कितना दे रखा है, 5 का। तो 1 पार्ट की वैल्यू 5, 1 पार्ट की वैल्यू चाहिए होती है हमने। तो अब बोला है कि राम की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 5 से इससे मल्टीप्लाई कर दो, 25 ये आ गया और 20 ये आ गया। अब बोला तो राम की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो राम की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 गुनी है। पहले एक आयत बना लो आप, ठीक है, जैसे जैसे बोलता है क्वेश्चन वैसे वैसे बना लो। बोलता है एक आयत की लंबाई, ये जो लंबाई है, लंबाई मान लेते हैं हम कितनी, आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 गुनी है। लंबाई जो वो 3 गुनी है चौड़ाई से, तो चौड़ाई 1 मान लेते हैं, लंबाई 3 मान लेते हैं, क्योंकि 3 गुनी बोला गया हमें, ठीक है। ये देखो आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 गुनी है, तो जो लंबाई वो 3 है और चौड़ाई आपकी 1 है। अगर यहाँ चौड़ाई 1 है तो यहाँ भी 1 होगी, यहाँ लंबाई 3 है तो यहाँ भी 3 हो गई, ठीक है। बोला यदि परिमाप 80 मीटर है, परिमाप क्या होता है, परिमाप को आपने ऐसे याद रखना, ये सारा जोड़, ये सारा जोड़, ये कितना 80 दे रखा है, यहाँ कितना है 3 6 7 8, तो 8 पार्ट की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 80, ठीक है। तो हमें 1 पार्ट की वैल्यू चाहिए, तो 1 पार्ट की वैल्यू हो जाएगी 10। तो पूछा कि आयत की लंबाई कितनी है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो 30, चौड़ाई पूछता, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो 10 आ जाता। क्षेत्रफल पूछता तो 300 हो जाता है, लेंथ गुणा ब्रेथ, ठीक है, 30 मल्टीप्लाई बाई 10 तो 300 हो जाता। जो मर्जी पूछते हैं आपका सब कुछ आता है यहाँ से, ठीक है। लेकिन आपसे पूछा गया आयत की लंबाई, तो आयत की लंबाई कितनी हो जाएगी आपके यहाँ पे 30 मीटर जो वो ये हो जाएगी, ठीक है। तो ये था आपका आज का सेशन। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। तो रोज़ आपके लिए इसी तरह की वीडियो अपलोड होती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।